देखो यार, जब तक आपकी ये डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मुझे पता आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप सिलेक्शन कैसे लोगे, और ये आरआरबी की वैकेंसी भी निकल जाएगी। समझ गए आप? जैसे अगर मैं बात करूँ कि आप इस छोर पे खड़े हो और यहाँ से आपकी वैकेंसियां निकल रही, आपका आईपीएल निकल रहा, शादी समारोह सब कुछ निकल रहा है, आप वहीं पे अटके खड़े हो, तो ये जो आपके कंफ्यूजन है, ये जो डाउट्स है ना दोस्तों, ये सबसे पहले आपको दूर करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके आरआरबी की वैकेंसी से संबंधित जो आपके सारे क्वेश्चन है ना, उनको मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि आरआरबी ने हमें खूब सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहा है, जिनके आपका नोटिफिकेशन निकला है आपके 04/2024। इसमें हम बात करेंगे आरआरबी द्वारा आपके प्रश्नों के जो जवाब दिए हैं उसकी हम बात करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आज जो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ये भी पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी, और पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे काम की। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की हम बात करें, जो हमारे पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए जो दे रखा है, उसमें देखो आरआरबी ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके सारे डाउट है दोस्तों क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप फिर अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसके लिए आवेदन आरंभ होने की तिथि क्या है। तो आपके जो आवेदन आरंभ होने की तिथि दोस्तों, यानी कि फॉर्म स्टार्ट की अगर अपन बात करें, तो ये आपके आरंभ हो जाएंगे 17/8/2024। ठीक है, फिर आता आपके आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। ठीक है ना, तो फॉर्म स्टार्ट और क्लोजिंग की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो वो आपके 16/9 यानी 16 सितंबर 2024। ठीक है, बड़ी बड़ी दो चीजें आपके क्लियर। स्टार्ट कब होगा 17 अगस्त, कंप्लीट कब होगा आपका 16 सितंबर। फिर आप बात करें कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको एज इट इज पढ़ लेना है वहां से, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके यहाँ पे बात करूंगा। हाँ, फिर हमें दे रखा दोस्तों कि आवेदन में संशोधन की तिथियां दे रखी है, तो वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरे अंतिम परिणाम, इसको अच्छे से देखना। माय फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 16 सितंबर 2024, कैन आई अप्लाई। आपके दिमाग में डाउट रहता है कि सर मेरा 16 सितंबर के बाद मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो आरआरबी ने क्या कहा, देखो नहीं कर सकते आप, नो। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुकी है कि 1 कैंडिडेट 2 जोन से अप्लाई कर सकता है क्या, एपरिंग वाला कर सकता है क्या, तो मैंने आपको पहले बताई भी थी ये चीज। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके फॉर्म भरने से संबंधित है कि क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट बनाने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे, मैंने CEN 01/2024 के लिए एक अकाउंट बनाया है, जिसके लिए 04/2024 के लिए क्या एक और खाता बनाना चाहिए, तो ये भी आप इसको पीडीएफ के माध्यम से देख लेना, जब फॉर्म भरते समय सारी डिटेल्स आपको। ठीक है, और जब फॉर्म स्टार्ट होगा आपका, तब मैं आपको और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा एक एक स्टेप किस प्रकार से फॉर्म में अप्लाई करना है। फिर आपके यहाँ पे एक अकाउंट बनाने की प्रक्रिया भी दे रखी है, और वहां पे उसका विवरण भी दे रखा है। फिर आता है कि क्रिएट एन अकाउंट के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, ये भी आपको पढ़ लेना है। अब देखो, क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है, तो यहां पे लिखा है कि एप्लीकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेगी, तो आप मोबाइल के माध्यम से फॉर्म नहीं भर सकते हो दोस्तों। समझ गए? आपको क्या करना है, मेरी अगर मानो अगर आप, तो आप ई मित्र के द्वारा या फिर आप कैफे, साइबर कैफे पे जाके, कंप्यूटर वाली शॉप पे जाके आप अपना फॉर्म भरें, ताकि वहां पे इंटरनेट वगैरह की समस्याएं नहीं होती दोस्तों, और आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आप घर पे मोबाइल पे मत कीजिएगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है, तो आपका एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा और सबमिट। तो जो आपके वहां पे प्रोसीजर होगा, तो पासवर्ड, कैप्चा, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्या मैं अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं क्या? कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट। तो ये आपका डाउट था, समझिए आप, ये खूब सारे डाउट होंगे, तो सुन लो भाई।
क्या मैं अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? तो इन्होंने कहा यस यू कैन सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट आल्सो इफ यू फुलफिल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाँ, अन्य पदों के लिए भी सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता पूरी है तो। समझ गए? क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरबी में आवेदन कर सकता हूं? तो आप नहीं कर सकते। समझ गए भाई, अलग अलग आरबी के अंदर, अलग अलग जोन के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूं? तो ये भी आपका डाउट मैंने पहले बता दिया था कि कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन आरआरबी। क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत होंगे, ठीक है, रिजेक्शन हो जाएगा और आपको आरआरबी तथा आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना, इस वाले को भी। फिर आ रहा है कि कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम आरआरबी। क्या एक ही आरआरबी के अंदर मैं एक से अधिक आवेदन कर सकता हूं? क्या एक ही जोन में एक से अधिक आवेदन कर सकता है क्या? जैसे आपका डाउट होगा कि सर इस जोन के अंदर मेरे लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आई हुई है और लैब सुपरिटेंडेंट की भी आई हुई है, तो दोनों फॉर्म भर सकता हूं क्या? तो नहीं भर सकते, आपको एक पोस्ट चूज करनी होगी। इन्होंने दिया है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही आरआरबी में कई बार आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे, समझ गए। फिर देखो, एक आ रहा है क्वेश्चन की मैंने लेजिक सर्जरी करवाई हुई है, तो क्या मैं आवेदन करने योग्य हूं? तो लेजिक सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके लिए मेडिकल मानक B1 की आवश्यकता होती है। तो कृपया वहां का आप पैरा 3.0 नोट देके, तो लेजिक सर्जरी वाले कैंडिडेट ध्यान दे, आपको जो पैरा 3.0 वो देख के आपको अप्लाई करना होगा। फिर आपके आधार वेरिफिकेशन का दे रखा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगर मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, या फिर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो वो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा? समझ गए? तो आपको फिर राजपत्र अधिसूचना के आधारित दस्तावेज होना चाहिए, वो आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पासवर्ड वगैरह भूल गए तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा इसको यहां से। क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूं? तो बिल्कुल आप अपना पासवर्ड वहां पे बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पासवर्ड का उपयोग करके, पुराने वाले पासवर्ड यानी ओल्ड पासवर्ड का उपयोग करके वहां से लॉगिन करना है। क्या मैं अपना चुना हुआ आरआरबी कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी चेंज कर सकता है क्या? जोन चेंज कर सकते हैं? नहीं, आवेदन जमा करने के बाद आपने जो चूज किया है जोन, वो नहीं बदल सकते दोस्तों। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। देन हम बात करें कि क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण संपादित कर सकता हूं, यानी कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? बिल्कुल आपको एडिट का मौका मिलेगा, तो आप वहां पे अगर डिटेल कुछ अगर आपने फुलफिल नहीं की है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि क्या फ्री ट्रेवल अथॉरिटी मिलेगी आपको? तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे, समझ गए भाई। तो वो ही आपके रेलवे के पास से, ठीक है, ये फायदा उठा सकते हैं। अब आता है कि कैसे ये आपको पास बनाना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है दोस्तों। इसको अब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। मैं कॉमन क्वेश्चन की बात करूंगा जो आपके फॉर्म भरते समय या फिर आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, वो सारी चीजें ये एग्जाम देने की जाने की, वरना सारी चीजें आप अपने नोटिफिकेशन इसमें देख लीजिएगा, समझ गए। चलो फिर आता है कि मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में अगर असमर्थ हूं, यानी कि अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जांच करें कि स्कैन किया हुआ दस्तावेज यानी कि पीडीएफ प्रारूप में है या उसका आकार जो है वो 500 केबी से कम है, यानी कि पीडीएफ का फॉर्मेट भी इन्होंने जो दे रखा है उसी वे में आपको करना है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ईबीसी के बारे में बताया, बिल्कुल इस ईबीसी उम्मीदवारों के क्या लाभ दिए जाते हैं ये भी, ठीक है। और इसके बाद देखो ईबीसी ये सारी चीजें अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप देखिएगा। चलो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि SC ST OBC EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है। तो निर्णायक तारीख उन्होंने दे रखी है कि EWS स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास CEN के आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 16/9/2024 तक
जाति प्रमाण पत्र जो है वो है उनके पास, और डीवी के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध अपना मूल जाति, यानी कि आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप अपना उसको चेंज करवा सकते हैं, कहने का मतलब ये था इसका। ठीक है, चलो इसके बाद यहां पे देखो नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन के लिए, ये भी ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के बारे में दे रखा है। दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी किससे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो देखो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है और सेवारत रेलवे कर्मचारी और केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय क्या देनी पड़ेगी? एनओसी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर आपके पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए दिया है कि उनके लिए मानक डिग्री क्या है, तो उनके पीडब्ल्यूबीडी वाले व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र है? तो सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत CEN संख्या 04/2024 के पैरा 7.0 के तहत दिए गए शुल्क वापसी के लिए पात्र हैं, और कृपया ध्यान दें संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप इस चीज का ध्यान रखना आपको। आरआरबी की रिफंड नीति यानी रिफंड पॉलिसी भी दे रखी है, इसको भी आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, मैं सिर्फ जो आपके डाउट्स है उनकी बात करूंगा, जो मेरे पास खूब सारी चीजें यानी मैसेजेस आ रखे हैं बच्चों के, और ऑब्वियसली मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके हकीकत में आपके माइंड में ये डाउट था कि सर मेरा रिजल्ट वो आएगा वैसे आएगा, क्या मैं एक से अधिक में भर सकता हूँ, एक से अधिक पोस्ट के लिए बात कर सकता हूँ। जनरली ये आपके सारे के सारे डाउट थे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद देखो फीस भुगतान का बिल्कुल दे दिया। दस्तावेजों का आकार क्या होना चाहिए? तो 500 केवी से कम होना चाहिए। जो आप अपलोड करोगे उनका जो है 500 केवी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक, केवी से कम होना चाहिए आपका उसका साइज। ठीक है, चलो फिर फीस के बारे में बता ही दिया आप था पहले आपको मैंने वीडियो में खूब सारी चीजें। अब देखो इसने दिया है कि सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। तो पैटर्न पार्ट ए और पार्ट बी का दे रखा है, और इसके साथ पाठ्यक्रम आपको पहले से बता दिया मैंने हर एक पोस्ट के लिए। फिर भी आपको डाउट हो कि सर इस पोस्ट के लिए मुझे सिलेबस डिस्कस चाहिए, सिलेबस एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल उसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल, सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। इस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपके इस बार नॉर्मलाइजेशन मेथड भी यूज हो सकता है आरआरबी के अंदर। ठीक है, मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन करना चाहिए। अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक चुन सकता है। अगर कोई तेलुगु से है तो उसकी भाषा अलग होगी। सर गुजराती से है मुझे जो आपको भाषा चूज करनी है उसमें 15 लैंग्वेज जो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट कि आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? तो ये बिल्कुल आरआरबी ने इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई डाउट हो तो अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन इससे संबंधित जो है आपको दे रखी है, और ये सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ईमेल आईडी भी दे रखी है और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप बिल्कुल इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गया? तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद जमा होगी। तो आपके जो पेमेंट होगा वहां से उससे आपको SMS के माध्यम से दोस्तों पता चल जाएगा। ठीक है, क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूं? बिल्कुल आप आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। बाकी आपको ये नोटिफिकेशन सारा मिल ही जाएगा। तो आपके सारे डाउट मुझे पता लग गया, आपकी काफी सारी चीजें जो आपकी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई होगी। अब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों, और अगर आप अपनी तैयारी अभी से आपने स्टार्ट नहीं की है और बिल्कुल आप 0 लेवल से उठ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसमें आप विजिट करें दोस्तों बिल्कुल। ठीक है, आपको रेलवे के वैकेंसी से संबंधित आरआरबी के सेपरेट बैच मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, जिसमें आपको पार्ट ए भी मिलेगा इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्ट बी भी मिलेगा इसके साथ, और इन दोनों के साथ ही दोस्तों आपको 10 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे दोस्तों। और कंप्लीटली आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए MCQ प्लस PYQ के बेसिस पर, और मैं बात करूंगा कि एक बार सिलेबस होने के बाद रिवीजन मेथड अपनाने की प्रक्रिया भी मैं आपको उसमें बताता रहता हूं कि किस प्रकार से आपको एक कंप्लीटली बड़े से बड़े टॉपिक को छोटा शॉर्ट चार्ट के रूप में भी पढ़ना होता है, ताकि क्विक रिवीजन भी हो सके।
तो बिल्कुल आप जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, हमेशा आप लोगों के लिए तैयार। धन्यवाद।